नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं केशवानंद भारती की केस की। इसकी बात इसलिए करते हैं क्योंकि आज 24 अप्रैल है और 24 अप्रैल 1973 को आज ही के दिन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच ने अपना डिसीजन दिया था। ये ऐसा केस था जिसमें अभी तक का हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बेंच सुप्रीम कोर्ट में बैठी थी, जिसमें 13 जजेस एक साथ बैठे और उन्होंने इस मामले पर डिसीजन दिया। इसमें तकरीबन 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया गया था और उसके अलावा पहले के जो भी एक तरह से लैंड रिफॉर्म से संबंधित जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थे, जो केसेस थे, उनके बारे में भी दोबारा से उसको इस तरह से इंटरप्रेट करने के लिए कि भाई जो पुराने जो मामले कोर्ट ने डिसाइड किए हैं वो सही किए हैं या नहीं किए हैं। क्योंकि इसकी हिस्ट्री उस तरह से जाती है कि जब भारत का संविधान बना उस समय जो लैंड रिफॉर्म शुरू हुए थे उसमें जो प्रॉपर्टी राइट्स थे, प्रॉपर्टी राइट को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया था, लेकिन सरकारें चाहती थी कि जो लैंड रिफॉर्म्स में जो जमींदारों की जो ज़मीन है वो उनसे लेकर के उन लोगों को दे दी जाए जो कि उस या तो जिनके पास ज़मीन नहीं है या जो उस ज़मीन पर काश्तकारी करते हैं, यानी उस ज़मीन पर खेती करते हैं। उसी से वो शुरू हुआ और उसके बाद जो केसेस चले, जो शंकरी प्रसाद का पहला केस आया था, उसमें 5 जजों की बेंच ने कहा था कि जो पार्लियामेंट है, हालांकि उसमें प्रोविजनल पार्लियामेंट थी, कि प्रोविजनल पार्लियामेंट जो है संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकती है। उस समय में एक खास बात ये भी थी कि उस समय तक जो है राज्यसभा नहीं थी जब पहला संविधान संशोधन हुआ था, और वो भी एक कारण था। इसलिए जो चैलेंज किया गया था वो इन ग्राउंड्स पर भी किया गया था कि केवल एक हाउस जो कि प्रोविजनल पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट भी लोकसभा भी प्रॉपर नहीं है, तो वो कैसे इस संविधान के खास करके उस हिस्से में जो कि फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है उसको कैसे चैलेंज कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कहा कि प्रोविजनल पार्लियामेंट के पास भी ये सब पावर हैं और वो उसमें बदलाव कर सकती है। उसके कुछ वर्षों बाद लैंड रिफॉर्म्स के मामले के चलते ही सज्जन सिंह का केस आया। सज्जन सिंह के केस में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है, लेकिन उस समय 2 जजेस के द्वारा ये भी कहा गया कि एक जज जो जस्टिस हिदायतुल्लाह थे, उनका ये कहना था कि जो फंडामेंटल राइट्स पार्ट है वो फंडामेंटल पार्ट है और उसको बदला नहीं जा सकता। और जस्टिस जो मुधोलकर थे उनका जो है इसेंशियल फीचर कह लीजिए या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कह लीजिए, उसके ऊपर उन्होंने जोर दिया कि संविधान में कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनको बदला नहीं जा सकता है, जिनको हम बेसिक फीचर कह सकते हैं, इसेंशियल फीचर कह सकते हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही। वही आगे चल करके गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती केस की एक तरह से नींव का पत्थर साबित हुए, क्योंकि कुछ जो सज्जन सिंह का केस था उस केस के कुछ सालों बाद 1967 में गोलकनाथ का केस आया, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। वो पंजाब के एक जमींदार थे और लैंड रिफॉर्म्स के चलते उनकी जो ज़मीन थी वो उनके हाथों से निकल रही थी। तो उसी के चलते पहले उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी रिट फाइल की और उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में इस केस में ये कहा गया, जो गोलकनाथ का केस था, कि जो पार्ट 3 ऑफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बदला नहीं जा सकता है, और जो आर्टिकल 368 है वो भी आर्टिकल 13 के अनुसार एक लॉ है और वो भी सब्जेक्ट टू जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कह दीजिए, या कि वो अगर कोई भी अमेंडमेंट होगी तो उसको लॉ समझा जाएगा और लॉ के हिसाब से उसको उसी हिसाब से टेस्ट करते हुए उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो सुप्रीम कोर्ट है वो देख सकता है। तो उसके चलते फिर सरकार को बड़ी दिक्कत हुई। सरकार को ऐसा लगा कि अब सरकार कुछ ऐसा नहीं कर पाएगी, जब भी जो उनकी जो पॉलिसी रिलेटेड जो डिसीजन है वो नहीं ले पाएंगे और हर बात में कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन की बात आएगी। तो उसके बाद उस समय की जो सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने कई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए, जिसमें जो 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 25वां, 26वां और 29वां, ये 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है
बाद में केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, जिसमें इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की गई। केशवानंद भारती जो है वो केरला के एक मठ के एक तरह से वो सीयर कह दीजिए या महंत कह दीजिए थे, और उनका जो मठ था, उनकी जो ज़मीन थी, वो भी केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत जो है उनकी ज़मीन पर एक तरह से सरकार ने उसकी ज़मीन को अधिग्रहण करने का या उसको लिमिट करने की जब बात कही, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है उनका फंडामेंटल राइट है, और उनका जो रिलीजियस राइट है एक तरह से, क्योंकि वो मठ थे, वो मठ के अध्यक्ष थे, मठ के महंत थे, और उनके पास जो ज़मीन थी उसको अगर इंक्रोच किया जा रहा है, उनको अगर रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, तो उसके जो रिलीजियस राइट्स है वो भी वोलेट कर रही है सरकार, ये उनका कहना था। और वो जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से जो है नानी पालखीवाला, उस समय के या अभी तक के कहें तो सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर जिनको माना जाता है, वो उनकी तरफ से केस लड़े। सरकार की तरफ से जैसे केरला सरकार की तरफ से एच.एम. सीरवाई और निरेन डे जो है उस समय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, तो उन्होंने मेनली सीरवाई ने एच.एम. सीरवाई जो थे उन्होंने जो है सरकार का पक्ष इस मामले में रखा। 2 महीने से भी ज़्यादा समय तक इस केस की सुनवाई हुई। 13 जज इस मामले में थे जिन्होंने सुनवाई की। इससे संबंधित बहुत सी किताबें भी छपी हैं, और ये इस तरह का केस था जिसमें 13 जजेस थे और उन्होंने 11 अलग जजमेंट अपने अपने ओपिनियन दिए, जिसको बाद में जो बेंच थी उसने अपना एक शॉर्ट ऑर्डर टाइप करके और उसमें सिग्नेचर करने के लिए दिया गया। जो बेंच थी उसमें सभी जजेस को, जो कि सबने नहीं किया, 9 जजेस ने उसको किया कि इस जो केस का रेशियो क्या है, इस केस का आउटकम क्या है। और उसके बाद जो बात कही गई वो उस जो ऑर्डर में है, लेकिन उसमें सबने जो साइन नहीं किए थे, इसलिए कई बार एकेडमिक सर्कल्स में इस बात की चर्चा होती है कि केशवानंद भारती का जो केस था उसका रेशियो क्या था। ये एक ऐसी बात है जो लोग डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसमें 7:6 की मेजोरिटी से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का एक तरह से प्रतिपादन हुआ, और उसके बाद से ये हो गया कि पार्लियामेंट के पास संविधान को बदलने की पावर तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी बदला जा सकता है। ऐसे कुछ हिस्से हैं संविधान के, ऐसे पार्ट्स हैं संविधान के जिनको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जिनको जो है संसद जो है नहीं बदल सकती है। और उसमें कुछ तो ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने उसी केस में बताए, कुछ बाद में बताए, और आगे भी जब बात आती रहेगी और जब सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि ये पर्टिकुलर पार्ट या पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर कंसेप्ट जो है बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो उसको बदलने के लिए या उसको वोलेट करने का जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास भी नहीं है। लेकिन जो बात गोलकनाथ के केस में कही गई थी कि पार्ट 3 में बदलाव नहीं हो सकता, उसको इस बेंच ने ओवररूल कर दिया था। तो कुल मिलाकर के तो यही बातें थी इसमें कि जो संविधान का 24वां, 25वां, 29वां ये जो संविधान संशोधन थे उनको ठीक माना गया था कुल मिलाकर के। और जो 26वां संविधान संशोधन था जो कि प्राइवेट पर्स के बारे में था, जो उस समय जो राजाओं को जो प्राइवेट पर्स मिलता था, यानी कि जो पेंशन मिलती थी, जो अधिकार थे, प्रिविलेजेस थी, उससे संबंधित जो इशू थे और बाकी जो बहुत सी पिटीशंस थी वो बाद में दूसरी बेंचेस को भेज दी गई और उनके बाद में जो है डिसीजन हुए थे। लेकिन मेन इशू जो था इसमें जो 13 जजेस की बेंच ने जो डिसाइड किया था वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और एक नया सिद्धांत जो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहा गया, जिसमें एक तरह से जो लेजिस्लेचर और सुप्रीम कोर्ट की कह सकते हैं जुडिशरी का एक तरह से इस बात की तनातनी थी कि कौन क्या डिसाइड करेगा, किसका अपर हैंड है या कौन किसके जो फाइनल वर्ड्स होंगे, उसमें एक तरह से विन विन सिचुएशन भी कह सकते हैं या एक तरह से
सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि आप बदलाव तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फाइनली जुडिशरी डिसाइड करेगी कि ये बदलाव जो आपने संविधान में किया है वो सही है या नहीं है, और वो बेसिक स्ट्रक्चर के तराजू पर तोला जाएगा। इससे संबंधित एक अच्छी और छोटी सी किताब भी है, अब वो नहीं रहे हैं, TR अध्यारुजिना, एक सीनियर एडवोकेट थे, कुछ साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया, और उन्होंने जो है ये किताब लिखी थी। बड़ी अच्छी किताब है, छोटी सी किताब है, और इसमें उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस दिए हैं, क्योंकि वो उस समय जो है इस केस में असिस्ट कर रहे थे। इसमें जो जजेस थे, आप देख सकते हैं कि जो जजेज हैं, जो उस समय SM सीकरी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इसके अलावा जो दूसरे जजेस थे JM सेलेट, KS हेगड़े और AN ग्रोवर, ये 3 ऐसे जजेस थे जो एक तरह से सरकार का जो पक्ष था उसके दूसरे तरफ इनका डिसीजन था। उसके चलते इन तीनों जजेस को जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकते थे, लेकिन इनको सुपरसीड किया गया, और जो जस्टिस AN रे जो थे उनको जो है चीफ जस्टिस बनाया गया, उनको सुपरसीड करते हुए। बाकी भी और जैसे जस्टिस DG पालेकर, जस्टिस P जगन रेड्डी, जस्टिस HR खन्ना, जिसको बाद में ADM जबलपुर के केस के चलते जो है सुपरसीड किया गया था, और उनकी जगह पर MH बेग जो जस्टिस थे उनको चीफ जस्टिस बनाया गया था। KK मैथ्यू इस केस में थे, SN द्विवेदी जस्टिस इस केस में थे, AK मुखर्जी और YV चंद्रचूड़ उस समय सबसे छोटे जज थे। उनके पुत्र जो हैं अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। जस्टिस KK मैथ्यू के पुत्र भी KM जोसेफ जस्टिस, वो भी अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। और जस्टिस HR खन्ना जो कि उस समय चीफ जस्टिस नहीं बन सके थे, तो बाद में लॉ मिनिस्टर वो बने, तो उनके भी जो भतीजे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इस समय जज हैं। और इसमें जैसे जो एडवोकेट्स थे, जो सीनियर एडवोकेट नानी पालकीवाला, सीनियर एडवोकेट HM सिरवाई और सीनियर एडवोकेट निरेंडे, वो जो मेन काउंसिल थे जिन्होंने आर्ग्यू किया ये केस, उनकी वो फोटोग्राफ भी है। लेकिन इसमें अच्छी बातें ये बताई गई हैं कि उस समय जो केस चल रहा था उसमें, क्योंकि वो हाई वोल्टेज हाई ड्रामा केस था, और कई बार ऐसा हो रहा था कि जजेस भी जो है कुछ जजेस ऐसा कोशिश कर रहे थे कि वो जो केस है पूरा ना हो, उसकी हियरिंग कंप्लीट ना हो, क्योंकि SM सीकरी जो चीफ जस्टिस थे वो रिटायर होने वाले थे, और उससे पहले वो इस केस की हियरिंग को कंप्लीट करना चाहते थे, क्योंकि अगर वो हियरिंग कंप्लीट नहीं होती तो फिर वो फिर से उस मामले में हियरिंग होती, और सरकार ऐसा ही चाहती थी। लेकिन चीफ जस्टिस जो उस समय थे जस्टिस SM सीकरी, वो ऐसा नहीं चाहते थे, और उन्होंने जो है अपने रिटायरमेंट से पहले, एक दिन पहले कह लीजिए, उन्होंने इस केस को की जो जजमेंट थी वो डिलीवर की। और इसमें ये भी, क्योंकि 13 में से केवल 13 जजेस प्रेजेंट थे, लेकिन 9 ने ही उसमें जो ऑर्डर था एक तरह से सम अप करने के लिए कि इसका आउटकम क्या है, उसमें सब ने सिग्नेचर भी नहीं किए थे, तो उसकी आप देख सकते हो, ये इसका फाइनल ऑर्डर था। और इसमें लिखा गया है, गोलकनाथ केस इज ओवर रूल्ड, एक्ट आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल पार्लियामेंट टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके अलावा जो 24th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो वैलिड है, 25th के भी जो पार्ट हैं वो वैलिड हैं, उसके बाद जो है 25th के कुछ पार्ट नहीं वैलिड हैं, और 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो भी वैलिड है। और उसके बाद 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिमिट बैक कर दिया गया था, बाकियों को कर दिया गया था। इसमें 2 पेजेस हैं, एक में जो ऑर्डर है उसमें केवल 9 जजेस के सिग्नेचर हैं, क्योंकि सब ने उसमें साइन नहीं किए थे, कुछ जजेस ने मना कर दिया था। और दूसरी तरफ जो ये है, इसमें इस ऑर्डर में सभी जजेस की तरफ से साइन किए गए हैं, और ये कहा गया है कि जो बाकी केसेस हैं वो दूसरी बेंचेस को रेमिट बैक किए जाते हैं, क्योंकि ये केस डिसाइड हो चुका है। सबसे बड़ी बात ये थी, 13 जजेस थे, और 13 में से टोटल 11 जो है डिसीजन इसमें दिए गए, उसमें से 7 जो है मेजोरिटी और 6 जो है माइनॉरिटी था, यानी ऐसे कहते हैं रेजर थिन जो है डिफरेंस था इसमें। तो ये आज के दिन का महत्व है भारत के संवैधानिक
इतिहास में आज के दिन का एक तरह से उतना ही महत्व माना जाना चाहिए जितना हमारे जो संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर और 26 जनवरी का माना जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।